फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन के छठा चैप्टर जिसका नाम है द सोल्जर, इसके जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है यानी अति महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर, यानी ये जो पोएम है द सोल्जर इसको किसने कंपोज किया है यानी किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया W.H. ऑडेन, बी में वाल्ट व्हिटमैन, सी में रूपर्ट ब्रूक और डी में ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स, द सोल्जर को रूपर्ट ब्रूक ने कंपोज किया यानी लिखा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम द सोल्जर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेम है बट पूछने का तरीका अलग है। ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा तरीका का यूज करके मैं इसमें क्वेश्चन लिखा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम द सोल्जर, यानी द सोल्जर के जो कंपोजर है वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया W.H. ऑडेन, बी में वाल्ट व्हिटमैन है, सी में जॉन किट्स है और डी में नॉन ऑफ दीज है। फ्रेंड्स, द सोल्जर के कंपोजर है रूपर्ट ब्रूक। कौन है? रूपर्ट ब्रूक। और इसमें ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिया गया है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में दिया गया नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं होगा यानी नॉन ऑफ दीज। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द सोल्जर। फ्रेंड्स, द सोल्जर एक पोएम है और पोएम के लिखने वाले को पोएट कहते हैं। तो ये जो पोएम है इसको लिखा किसने है। यहाँ पे पोएट का नाम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पोएम को किसने लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पहला और दूसरा क्वेश्चन की तरह ही है लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है, क्वेश्चन का अर्थ सेम ही रहता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी पोएट का नाम पूछा जा रहा है, इसको कंपोजर भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जॉन डन, जॉन मिल्टन, जॉन किट्स और डी में नॉन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि द सोल्जर के जो पोएट या कंपोजर है वो रूपर्ट ब्रूक है, लेकिन इसमें रूपर्ट ब्रूक कहीं पे लिखा हुआ है ही नहीं एक भी ऑप्शन में, इसलिए डी का नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, हु इज़ नोन एज वार पोएट। फ्रेंड्स, वार पोएट मीन्स होता है योद्धा कवि। क्या होता है? योद्धा कवि, यानी योद्धा कवि के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जॉन डन, बी में जॉन किट्स, सी में रूपर्ट ब्रूक और डी में ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर सी जो रूपर्ट ब्रूक लिखा गया है यानी रूपर्ट ब्रूक को ही वार पोएट के रूप में जाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। हु इज़ नोन एज पैट्रियोटिक पोएट। इसमें लिखा गया है मतलब वह कौन है जो पैट्रियोटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि पोएट मीन्स होता है कवि। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो पैट्रियोटिक वर्ड है इसका मतलब पैट्रियोटिक पोएट हम वैसे पोएट को कहते हैं जिस पोएट को अपने देश से बहुत ज़्यादा लगाव हो, देश से बहुत ज़्यादा प्रेम हो, वो अपने देश के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो और वो अपने देश के बारे में लिखता भी हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इस ये द सोल्जर जो लिखा गया, ये द सोल्जर के जो पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक, वो मतलब एक सोल्जर थे, एक सैनिक थे, यानी अपने देश के लिए लड़ाई भी करते थे और वो अपने देश के लिए हमेशा मरने के लिए, मिटने के लिए हमेशा के लिए रेडी रहते थे, इसीलिए इनको पैट्रियोटिक पोएट भी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। यानी पैट्रियोटिक पोएट के रूप में किनको जाना जाता है? रूपर्ट ब्रूक को। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था वार पोएट। क्या लिखा गया था? वार पोएट। तो वार पोएट के रूप में भी किनको जाना जाता है? रूपर्ट ब्रूक को ही। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटेन बाय। यानी यहाँ पे जो लिखा गया है पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, इसको किसने लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे VVI लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रूपर्ट ब्रूक, बी में जॉन मिल्टन, सी में जॉन किट्स और डी में है ऑल ऑफ दीज।
फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को द सोल्जर से लिया गया है और द सोल्जर को रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें लिखा गया है इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। ये जो मैं लाइन पढ़ा हूँ, इस लाइन को इस टेकन फ्रॉम मतलब लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए VPI लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब ये जो लाइन लिखी गई है, इस लाइन को कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्नेक, बी में द अर्थ, सी में द आर्टिस्ट और डी में है द सोल्जर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लाइन यहाँ पे लिखा गया है, इस लाइन को द सोल्जर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, द सोल्जर से, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो 8वां क्वेश्चन है, इसको 2018 के एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें लिखा गया है ए सोनेट इज ए पोएम। मतलब सोनेट क्या होता है, एक पोएम होता है, मतलब एक कविता होता है। तो कितने लाइन्स का होता है, इसमें लिखा गया 20, 30, 14, 18। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, 14 लाइन्स वाले पोएम को सोनेट कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है द सोल्जर इज ए डैश पोएम, यानी जो ये द सोल्जर है यह कैसा पोएम है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया वार, बी में हैप्पी, सी में लव और डी में रोमांटिक। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, द सोल्जर जो है वह वार पोएम है। कैसा पोएम है, वार पोएम। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, द इमेज एंड प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टांजाज। देखिए फ्रेंड्स ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए VPI लिखा गया। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द इमेज एंड प्रेजेज, मतलब इमेज मीन्स होता है तस्वीर और प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा, मतलब तस्वीरों को और प्रशंसा, ठीक है, तस्वीर और प्रशंसा, तस्वीरों को दिखाया गया है और प्रशंसा किया गया है। ये जो पोएम का 2 स्टांजा है, मतलब 2 पैराग्राफ दिया गया है, दोनों पैराग्राफ में किसके तस्वीर को दिखाया गया है और किसकी प्रशंसा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इंग्लैंड के, बी में अमेरिका के, सी में फ्रांस का और डी में इंडिया का। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रूपर्ट ब्रूक थे ना, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के, इंग्लैंड के रहने वाले थे, और वह इंग्लैंड के क्या थे, एक सोल्जर थे, एक सैनिक थे। और वह अपने देश के बारे में इस पोएम में बताए हैं कि मेरा जो देश है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। जो किसी इंसान को स्वर्ग में जो खुशियाँ मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो सारा खुशियाँ और सुकून मुझे अपने देश इंग्लैंड में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये जो पोएम लिखा गया द सोल्जर, उसमें रूपर्ट ब्रूक ने दोनों स्टांजा में इंग्लैंड के इमेज को, मतलब इंग्लैंड के तस्वीरों को, ठीक है, और इंग्लैंड की प्रशंसा की है। मतलब इंग्लैंड के जो तस्वीर थे, जो वहाँ पे जो मतलब इमेजेस था, उसको उन्होंने दिखाया, दर्शाया है और इसकी प्रशंसा भी की है। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, रूपर्ट ब्रूक हैज़ रिटन द पोएम, मतलब रूपर्ट ब्रूक के द्वारा जिस पोएम को लिखा गया है उस पोएम का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्नेक, बी में है द सोल्जर, सी में द अर्थ और डी में फायर हिम। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि रूपर्ट ब्रूक ने किसको लिखा है, तो द सोल्जर को लिखा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिखा गया है ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फ्रेंड्स यहाँ पे BM लिखा गया है, यानी ये ना बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके जो आने वाली इंटर परीक्षा है उसमें इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार का मतलब होता है प्रथम विश्व युद्ध, और पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति की भावना, और इंस्पायर्ड मीन्स होता है प्रेरित करना या जगाना, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म, मतलब ब्रूक ने पैट्रियोटिज्म देशभक्ति की भावना को जगाया था इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के कौन से फेज में, मतलब कौन से दौर में, मतलब कौन से भाग में, अर्ली में, लेट में, मिडिल में या नॉन ऑफ दिस में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रूपर्ट ब्रूक थे ना, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लोगों में पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति की भावना जगाने का काम किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के अर्ली फेज में, मतलब प्रारंभिक दौर में, मतलब प्रारंभिक फेज में ही, मतलब प्रारंभिक खंड में ही, प्रारंभिक भाग में ही इन्होंने क्या किया था, मतलब पैट्रियोटिज्म की भावना जगाने का काम किया था। यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक इज़ रिमेंबर्ड एज ए डैश पोएट, यानी रूपर्ट ब्रूक को ना याद किया जाता है कैसे पोएट के रूप में, कैसे कवि के रूप में।
ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है फ्रेंच, बी में है अमेरिकन, सी में है वॉर और डी में है रियलिस्टिक। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट के रूप में याद किया जाता है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, यानी रूपर्ट ब्रूक का डेथ कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1915, बी में 1916, सी में 1917 और डी में 1918। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु 1915 में हो गया था सेप्टिसिमिया बीमारी के चलते। कौन से बीमारी के चलते, सेप्टिसिमिया बीमारी के चलते। जब यह गैलीपोली युद्ध के लिए जा रहे थे तो लेमनोस आइलैंड पे इनका मृत्यु हो जाता है 1915 में। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 15 में पूछा जा रहा है रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन, यानी इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1887 में, बी में 1888 में, सी में 1889 में, डी में 1890। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इनका जन्म हुआ था 1887 में। कब हुआ था, 1887 में, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लिखा गया है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। फ्रेंड्स यहाँ पे VVI लिखा गया, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये लाइन लिखा गया इस लाइन को मतलब लिखने वाले कौन है और इस पोएम को मतलब किसने लिखा है और इसका अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड। इसमें लिखा गया है द प्लेस मतलब वह जगह जहाँ सोल्जर को, जहाँ रूपर्ट ब्रूक को बरीड किया जाएगा मतलब दफनाया जाएगा, शुड बी ट्रीटेड मतलब उसको माना जाएगा, एज द पार्ट ऑफ डैश मतलब किसका अंग माना जाएगा, किसका भाग माना जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो रूपर्ट ब्रूक है ना वह कहते थे कि जब मैं मर जाऊंगा अपने देश के लिए लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगा और जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा ना तो वो जो भाग है जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा वो जो ज़मीन है वो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, तो इंग्लैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। तो वही बात इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया इंडिया, बी में भारत, सी में इंग्लैंड और डी में अमेरिका। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का यानी 16 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है द पोएम डैश इज ए पैट्रियोटिक पोएम, मतलब इसमें बहुत सारे पोएम का नाम दिया गया है, उसमें से पैट्रियोटिक पोएम कौन सा है, मतलब वह कौन सा पोएम है जिसमें देशभक्ति की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया द अर्थ, बी में द आर्टिस्ट, सी में एन एपिटफ, डी में द सोल्जर। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जितने भी नाम दिया गया है उसमें से द सोल्जर जो है ना यह एक ऐसा पोएम है जिसमें ना पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति की भावना की बात की गई है, इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एंड डैश सोल्जर। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे VVI लिख दिया गया है। इसमें लिखा गया रूपर्ट ब्रूक ना स्पीक्स मतलब बोलते हैं या बताते हैं, गाइज ऑफ एंड डैश मतलब कहाँ के लोगों के रूप में। तो यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश, यूरोपियन, फ्रेंच, नॉन ऑफ दिस। अच्छा फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ये इंग्लैंड की बातें करते हैं, इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि मैं इंग्लैंड के लिए मरने के लिए तैयार हूँ और मुझे जहाँ दफनाया जाएगा मरने के बाद वो ज़मीन इंग्लैंड का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको लगता है जो वो इंग्लैंड के नहीं रहने वाले रहे होंगे, और जो इंग्लैंड के रहता है उसे इंग्लिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंग्लिश भी कहा जाता है या ब्रिटिश भी कहा जाता है। तो इसमें तो ब्रिटिश कहीं पर लिखल है नहीं, लिखल क्या है, इंग्लिश। तो 18 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें लिखा गया द पोएम डैश इज ए सोनेट, मतलब इसमें बहुत सारे पोएम का नाम दिया गया है, तो इसमें से वह कौन सा पोएम है जो सोनेट है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया स्नेक, बी में एन एपिटॉफ, सी में है द सोल्जर और डी में ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जितने भी पोएम दिए गए हैं ना इसमें से द सोल्जर जो है ना यह एक सोनेट है। अच्छा इसे सोनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 14 लाइन्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा 14 लाइन्स वाले पोएम को हम लोग सोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनेट। आप उसे पोएम भी कह सकते हैं और सोनेट भी कह सकते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश, यहाँ पे BM लिखा गया यानी बोर्ड मॉडल। फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है।
इसमें लिखा है द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, मतलब ये जो स्पीकर है, जो इस पोएम का स्पीकर है, जो मतलब वक्ता है, वह नहीं डरा है। तो किससे नहीं डरा है? डेथ से, लाइफ से, एलिफेंट से, ऑल ऑफ दिस से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इस पोएम के जो स्पीकर है वह डेथ से कभी नहीं डरे, मतलब उनको मृत्यु से कोई डर नहीं था। यानी क्वेश्चन नंबर 20 बी का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझेंगे। इसमें लिखा गया है ये जो डस्ट है ना, डस्ट का यूज किया गया था, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिले मास्टर, टीचर, फार्मर, सोल्जर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इस पोएम में जो सोल्जर का रोल मतलब निभा रहे हैं उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक, यानी पोएट जो है ना खुद ही सोल्जर के पोएट को निभा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसके इसके जो पोएट है ना उन्हीं को मतलब उन्हीं के लिए डस्ट का यूज किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डस्ट का यूज किया गया है किसके लिए? तो इस पोएम के जो पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक उनके लिए, यानी और वो क्या है? सोल्जर है। क्या है? सोल्जर है, यानी तो इसमें डस्ट का यूज किया गया है सोल्जर के लिए। किसके लिए? सोल्जर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 नंबर। इसमें लिखा गया द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ डैश। माइजरीज मीन्स होता है दुख या कष्ट, ठीक है, और डिपिक्टिंग मीन्स होता है दर्शाना या प्रस्तुत करना। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर में मतलब दर्शाते हैं यानी वर्णन करते हैं किसके माइजरीज को, मतलब किसके कष्ट या दुख को? तो ऑप्शन में लिखा है लव, नेचर, रिलेशन या वार। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पोएम है वार पोएम है, और वार पोएम में वार मीन्स होता है क्या? तो वार मीन्स होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। तो युद्ध में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होता है, जो भी मतलब पीड़ा होता है, जो भी माइजरीज होता है ना, उसी को इस पोएम में ये जो पोएट है वह दर्शाए हैं और उसका वर्णन किए हैं। तो इसका 22 का जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। द सोल्जर वॉज रिटेन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग हुइच मेजर वॉर। मेजर वॉर मीन्स होता है बड़ा युद्ध। क्या होता है? बड़ा युद्ध। तो सबसे बड़ा जो युद्ध था वह कौन था? फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा द सोल्जर को ना फर्स्ट वर्ल्ड वार के फर्स्ट फेज़ में मतलब शुरुआती दौर में ही इसको पब्लिश किया गया था और इसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा था। और ये जो पोएम था ना वह इंग्लैंड के जितने भी लोग थे ना उनके मन में ना देशभक्ति की भावना जगाने का काम किया था। आइए फ्रेंड्स तो बताते हैं 23 का जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा जा रहा है। इसमें लिखा गया है हु टोल्ड दैट रूपर्ट ब्रूक द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ हिज टाइम। मतलब किसने कहा था? हु टोल्ड मीन्स होता है किसने कहा था कि रूपर्ट ब्रूक द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ हिज टाइम, कि रूपर्ट ब्रूक ना अपने समय के बहुत ही ज़्यादा हैंडसम मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम पोएट थे। ये बात किसने कहा था? फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए VVI लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है जॉन डन, जॉन किट्स, जॉन मिल्टन, तब विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर डी में। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा विलियम वर्ड्सवर्थ जो ये भी एक मतलब इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट है, मतलब प्रसिद्ध कवि है। इन्होंने रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड के ना अपने समय के मतलब रूपर्ट ब्रूक के समय के सबसे ज़्यादा हैंडसम पोएट बताए थे, यानी इनसे ज़्यादा हैंडसम पोएट और कोई था ही नहीं। यानी 24 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें पूछा गया है इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश 7 इज टेकन फ्रॉम। इसमें लिखा गया इन हार्ट्स, हार्ट्स मीन्स होता है हृदय या दिल भी बोल सकते हैं। ये कहते हैं कि इन हार्ट्स मेरे हृदय में, एट पीस जो मतलब पीस है, अंडर एन इंग्लिश 7 मतलब अंग्रेजी स्वर्ग में। इस लाइन को मतलब लिया गया, कहाँ से लिया गया? मतलब ये जो है ना रूपर्ट ब्रूक को कहते हैं ना कि मेरे हृदय को, मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना शांति मिलता है, इतनी खुशी मिलता है जितनी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति को स्वर्ग में मिलता है। इसीलिए वो अपने देश इंग्लैंड को
इंग्लैंड का स्वर्ग बताए थे, यानी इंग्लिश हेवन बताए थे, इंग्लिश स्वर्ग बताए थे। तो ये जो लाइन मतलब लिया गया, इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए VVA लिखा गया है। कहाँ से लिया गया है, स्नेक से, एनेपिटॉप से, द सोल्जर से, ऑल ऑफ दिस से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लाइन है इसको ना द सोल्जर से लिया गया है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, यानी 26। इसमें क्या पूछा जा रहा है, रूपर्ट ब्रुक बिलोंग्स टू डैश। फ्रेंड्स ये जो रूपर्ट ब्रुक थे ना वह कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए में इंडिया, बी में जापान, सी में अमेरिका, डी में इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स जब ये इंग्लैंड का गुणगान करते हैं, इंग्लैंड की खूबसूरती के बारे में बताते हैं, इंग्लैंड को स्वर्ग बताते हैं, तो ये रहने वाले जापान के थोड़े ना थे, ये रहने वाले कहाँ के थे, इंग्लैंड के। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, रूपर्ट ब्रुक वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। यानी रूपर्ट ब्रुक जो थे ना वो प्रोफेशन से मतलब पेशे से क्या थे, टीचर थे, फार्मर थे, सोल्जर थे, या नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये पेशे से सोल्जर थे, यानी सैनिक थे, यानी ऑप्शन नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें लिखा गया है द पोएट फाउट एज ए सोल्जर इन डैश। मतलब ये जो पोएट है ना वह फाउट किए थे, मतलब युद्ध किए थे, एज ए सोल्जर मतलब एक सैनिक के रूप में, इन डैश मतलब कब किए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में, थर्ड वर्ल्ड वार में, या नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूपर्ट ब्रुक ना पहले विश्व युद्ध में यानी प्रथम विश्व युद्ध में यह सोल्जर के रूप में, सैनिक के रूप में अपने इंग्लैंड के लिए मतलब फाइट किए थे, युद्ध किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट ऑफ ब्रुक्स पोएट्रीज आर अबाउट डैश वार फॉर इंग्लैंड। मोस्ट मीन्स होता है प्राय, अब ब्रुक्स मीन्स होता है ब्रुक यानी रूपर्ट ब्रुक के पोएट्रीज, मतलब रूपर्ट ब्रुक के जितनी भी पोएट्रीज है, मतलब जितनी भी कविताएं हैं उसमें वार का चर्चा किया, मतलब युद्ध का चर्चा किया गया है, फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए किया गया है ना। तो उसमें मतलब इंग्लैंड का चर्चा तो किया गया है और युद्ध का भी चर्चा किया गया है। तो कैसे युद्ध का, पैट्रियोटिज्म का, पैसन का, एंगर का, नॉन ऑफ दिस का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर ए जो पैट्रियोटिज्म दिया गया, देशभक्ति की भावना, ये सही आंसर हो जाएगा। यानी इनकी जितनी भी कविताएं हैं ना उसमें ना वार का तो बात किया ही गया है, युद्ध का तो बात किया ही गया है, लेकिन पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की भावना का भी बात किया गया है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सोनेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑक्टेव एंड डैश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, VVA लिखा गया है। इसमें लिखा गया है ये जो सोनेट होता है ना इसको डिवाइड किया जाता है, मतलब विभाजित किया जाता है, इसको बांटा जाता है दो पार्ट्स में, मतलब दो भागों में। एक जो भाग होता है वो ऑक्टेव कहलाता है, दूसरा भाग कौन सा रहता है, ऑप्शन नंबर ए में सरमोन्स, सेस्टेट्स, अच्छा सी में लिखा है सोनेट, और डी में ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा 14 लाइन्स वाले जो पोएम होते हैं उसको ना सोनेट कहा जाता है, और सोनेट को ना दो स्टांजा में बांटा जाता है, यानी दो पैराग्राफ में। उसका पहला जो पैराग्राफ होता है ना वो 8 लाइन्स का होता है, यानी 8 लाइन्स का, इसीलिए उसे ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेव। लेकिन दूसरा जो उसका स्टांजा रहता है, दूसरा जो पैराग्राफ, वो 6 लाइन का रहता है, जिसे सेस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेस्टेट्स। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 30 का यानी 30 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, यानी 31 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स। ये देखिए फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे VVA लिखा गया है। इसमें यह पूछा गया है ये जो सोनेट होता है ना ये भी एक पोएम ही होता है, तो कितने लाइन्स वाले पोएम को सोनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20, बी में 30, सी में 16 और डी में 14। तो फ्रेंड्स आपको पता है अभी मैं जस्ट बताया हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में 14 लाइन्स वाले जो पोएम होते हैं उन्हें सोनेट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, द पोएट कंसिडर्स हिमसेल्फ एज ए रिचर डैश ऑफ इंग्लैंड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो पोएट है ना खुद को कंसिडर करता है, मतलब खुद को मानता है एज ए रिचर डैश ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के समृद्ध किस रूप में, डस्ट के रूप में, पीपुल के रूप में, वोमेन के रूप में, ऑल ऑफ दिस। द फ्रेंड्स ये जो पोएट है रूपर्ट ब्रुक खुद को ना इंग्लैंड के रिचर डस्ट मानते हैं, क्या मानते हैं, डस्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर
33 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। रूपर्ट ब्रुक प्रेजेस, मतलब रूपर्ट ब्रुक ने प्रशंसा किया है किसका। ऑप्शन नंबर ए में दे रहे हैं रसिया, ब्रिटेन, सी में अमेरिका और डी में जापान। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रिटेन को ना इंग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये जितना भी पोएम है ना उसमें ना वह रूपर्ट ब्रुक इंग्लैंड के खूबसूरती और इंग्लैंड के मतलब जितनी भी मतलब वहाँ पे नदियाँ हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, इंग्लैंड का जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वो प्रशंसा की है और उसकी बात की है इस पोएम के दोनों स्टांजा में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना 33 का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसलिए बीएम लिखा गया है। डैश इज इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब होता है निश्चित यानी डेफिनिट, मतलब क्या है जो निश्चित होता है। पनिशमेंट, लाइफ, डेथ, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये जो डेथ है ना, डेथ ये निश्चित होता है, मतलब सबको एक ना एक दिन मरना ही है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए डैश, मतलब ये जो पोएम है द सोल्जर इसके जो स्पीकर है वह क्या है। ए में फार्मर है, बी में सर्वेंट है, सी में सोल्जर है, डी में ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो द सोल्जर के जो पोएट है ना, द सोल्जर के जो पोएट है वही इस पोएम के स्पीकर भी हैं और इस पोएम के जो स्पीकर है वह एक सोल्जर है, मतलब एक सैनिक है। यानी 35 नंबर के ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। द सोल्जर डील्स विथ डैश, मतलब द सोल्जर में ना वर्णन किया गया, किसका वर्णन किया गया है। इंडिया का, तुर्की का, जापान का, इंग्लैंड का। तो फ्रेंड्स ये जो पोएम है द सोल्जर इसमें ना इंग्लैंड का प्रशंसा किया गया है, इसी के बारे में बताया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। द वर्ड कॉन्सेल डैश इन द पोएम द सोल्जर, ये जो द वर्ड है द वर्ड मतलब वह वर्ड कौन सा वर्ड था, कंसेल्ड। कंसेल्ड का यूज किया गया इस पोएम में किस लिए। हिडन के लिए, एब्सेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए, तो ऑल ऑफ दिस के लिए। तो फ्रेंड्स हिडन के लिए किया गया है, मतलब ये पोएट कहना चाहते हैं कि जब मुझे कंसील्ड कर दिया जाएगा, जब मुझे छुपा दिया जाएगा, जब मुझे दफन कर दिया जाएगा, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे कंसील्ड वर्ड का यूज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 37 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, यानी सोल्जर के अनुसार मतलब पोइट के अनुसार, इंग्लैंड हैज़ गिवन हर फ्लावर्स टू डैश। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसमें लिखा गया है पोइट के अनुसार यानी सोल्जर के अनुसार, सैनिक के अनुसार, इंग्लैंड हैज़ गिवन हर फ्लावर्स टू डैश, मतलब इंग्लैंड ने अपने फ्लावर से, अपने फूलों से पोइट को क्या करने का मौका दिया था। लव, हेट, वर्शिप, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है लव, ये सही आंसर हो जाएगा। यानी पोइट कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड के जो फ्लावर्स हैं, इंग्लैंड के जो प्राकृतिक सुंदरता है, इसका मैं आनंद लिया हूँ, इसका मैं लुत्फ़ उठाया हूँ, इससे मैं प्रेम करता हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर में क्या लिखा गया है। द वर्ड इंग्लिश इज यूज्ड इन द पोएम फॉर हाउ मेनी टाइम्स, यानी ये जो मतलब पोएम है द सोल्जर, इसमें ना इंग्लिश वर्ड का यूज कितने बार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, बी में है 4, सी में है 3 और डी में है 5। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका ऑप्शन नंबर बी का जो 4 लिखा गया ये सही आंसर हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा सही आंसर बी, यानी 4 टाइम्स। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 40 नंबर। इसमें क्या पूछा जाता है। इसमें लिखा गया है द पोएट एक्सप्रेसेज हिज इंडिविटेडनेस टू डैश। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है इंडिविटेडनेस, क्या लिखा है इंडिविटेडनेस, इंडिविटेडनेस का मतलब होता है ऋणी होना या कर्जदार होना। तो फ्रेंड्स ये जो पोएट है ना, मतलब खुद को व्यक्त करता है, खुद को एक्सप्रेस करता है, खुद का वर्णन करता है किस चीज़ के ऋणी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर दे है इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। तो इंग्लैंड का ना यह ऋणी है, कर्जदार है। फ्रेंड्स मैं दोबारा इस वर्ड को बोल दे रहा हूँ, इंडिप्टेडनेस। क्या है इंडिप्टेडनेस का मतलब होता है ऋणी होना। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। द स्टांजा ऑफ 8 लाइन्स आर कॉल्ड डैश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे ना, यहाँ पे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझेंगे। इसमें लिखा गया द स्टांजा ऑफ 8 लाइन्स आर कॉल्ड, मतलब 8 लाइन वाले स्टांजा को क्या कहा जाता है। कपलेट, क्वार्टरेट्स, ऑक्टेव, सेस्टेट। तो फ्रेंड्स 8 लाइन वाले स्टांजा को ऑक्टेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऑक्टेव, यानी 41 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। द स्टांजा ऑफ 6 लाइन्स आर कॉल्ड डैश। ये भी VVI क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यानी
6 लाइन वाले स्टांजा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिले सेस्टेट, बी में ऑक्टेव, सी में कपलेट, डी में क्वार्टेट्स। तो फ्रेंड्स 6 लाइन वाले स्टांजा को सेस्टेट कहा जाता है, इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। द स्टांजा ऑफ 4 लाइन्स आर कॉल्ड डैश। ये भी वीवीआई क्वेश्चन, यानी 4 लाइन वाले स्टांजा को क्या कहा जाता है? अच्छा, ए में दिले पोएप, बी में है पोएट, सी में क्वार्टेट्स और डी में कपलेट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा 4 लाइन वाले स्टांजा को क्वार्टेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्टेट्स, यानी 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, यानी 44 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है। ए स्टांजा ऑफ 2 लाइन्स आर कॉल्ड, यानी 2 लाइन वाले स्टांजा को क्या कहा जाता है? कपलेट, ऑक्टेव, पोएम, सोनेट। तो फ्रेंड्स 2 लाइन वाले स्टांजा को कपलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपलेट। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। द सोल्जर इज रिटेन बाय, यानी द सोल्जर को किसने लिखा है? W.H. ऑडेन ने, जॉन डन ने, जॉन किट्स ने, रूपर्ट ब्रूक ने। तो फ्रेंड्स द सोल्जर को रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स, मतलब ये सोनेट जो होता है ना, यह एक पोएम होता है। तो कितने लाइन्स के पोएम होता है? 18, 16, 14, 15। तो फ्रेंड्स 14 लाइन्स वाले पोएम को सोनेट कहा जाता है, इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन समझाया गया, वो टोटल 46 क्वेश्चंस थे, और ये सभी बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे इस वीडियो पे कमेंट भी करेंगे, और मेरा जो चैनल है सीके एजुकेशन, अब इसे आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं किसी दूसरे नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।